नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। राइटर ने इसी 12 तारीख को एक रिपोर्ट जारी की। ये रिपोर्ट जो है अलायंस ऑफ डेमोक्रेसीज फाउंडेशन की है। ये संस्थान स्कैंडिनेवियाई देश में है, कोपेनहेगन से शुरू हुआ था। इसमें नाटो के पुराने सेक्रेटरी और बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय नेता, डेनिश नेता वगैरह रहे और ये प्रतिवर्ष जो है दुनिया में लोकतंत्र की स्थिति पर रिपोर्ट्स जारी करता है। इस समय जब हम आपसे बात कर रहे हैं, इसका एक राष्ट्रीय सम्मेलन राष्ट्रीय क्या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इसका हर बार कोपेनहेगन में होता है। अभी खत्म हुआ है, लेकिन ये रिपोर्ट उससे पहले आ गई थी। इस रिपोर्ट की जो स्थापनाएं हैं, वो उसके लिए वो प्रॉपर एक एजेंसी सर्वे के लिए नियुक्त करते हैं, दुनिया के स्तर पर वो करती है। वो बहुत चौंकाने वाली है और वैसे उस तरह की सूचनाएं बहुत तरह से आ रही थी, लेकिन प्रमाणित तौर पर इस तरह की सूचना आना जिसमें ये पता लगा कि जो अमेरिका है, आज का अमेरिका जो ट्रंप के नेतृत्व में है इस समय, वो दुनिया में अपनी साख हो रहा है और उसके सामने जो उसका एडवर्सरी है, चीफ एडवर्सरी कह लीजिए, यानी चाइना, उसकी साख दुनिया में बढ़ रही। ये एक अजीब सा मतलब एक कह सकते हैं प्रस्थापना है, इसलिए भी कि चीन एक ऑटोक्रेटिक देश है और अमेरिका दुनिया की डेमोक्रेसी का मक्का कहा जाता है। तो अगर डेमोक्रेसी के बारे में अध्ययन करने वाले संस्थानों की ये राय है और ये राय दुनिया के लोगों से बातचीत करके उसका सर्वेक्षण करके तैयार हुई है, तैयार करने वाली एजेंसी की अपनी एक साख है, वो एक पश्चिम की एजेंसी है, तो इस पर जरूर है कि सबकी निगाह जाए और निगाह दुनिया में गई है। भारत में इस पर उस तरह से चर्चा नहीं हुई जितनी बड़ी ये बात थी। मैं लौट आया हूं, विदेश गया था, आपको जानकारी ही है। तो अब इस बात को समझने बूझने के लिए मैंने पंकज पचौरी जी को पकड़ा। पंकज पचौरी जी को आप जानते हैं, हमारे कार्यक्रमों में पहले आ चुके हैं और उनकी बहुत सारी चीजें हैं जो पहले हम बता चुके हैं, रिपीट नहीं करेंगे। बस अच्छा उसमें एक चीज जोड़ दें कि वो बहुत लंबे समय तक बीबीसी के लिए लंदन में रह के काम करते रहे, तो उनका एक्सपोजर बहुत, और फिर वो अमेरिका में भी थे और ये प्रधानमंत्री के सलाहकार रहे, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, वो मैं पहले आपको बता चुका हूं। तो इससे पहले की और कोई भूमिका बांधे, हम सीधे उन पर जाते हैं कि ये क्या हुआ पंकज जी, ऐसी रिपोर्ट्स आना पश्चिम के एक अध्ययन संस्थान की ओर से, क्या एकाएक अमेरिका का जो साख है वो इतनी तेजी से सचमुच गिरती हुई लग रही है आपको? जी, बहुत-बहुत धन्यवाद शीतल जी। आप तो अभी ताज़ा-ताज़ा अमेरिका से लौटे हैं, तो आपको ज़्यादा ज्ञान होगा वहाँ पर कि क्या हालात हैं। अपने लोगों से वहाँ बात भी की और मैं जी देख रहा था कि वहाँ पर कुछ जो चुनिंदा एकेडमिक लोग हैं, बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, आपने उनसे भी बातचीत वहाँ पर की। तो जी उससे आपको ये साफ ज़ाहिर हो गया होगा कि अमेरिका में इस समय ट्रम्प साहब ने बहुत सारे टंटे खड़े कर दिए हैं। जी और में सबसे बड़ा टंटा ये है कि अमेरिका की जो एक प्रतिनिधित्व था या उसकी एक लीडर ही कहिए प्रतिनिधित्व की जगह, कि जो उसकी जो लीडरशिप थी दुनिया में, वो एकदम से अब गिरने लगी है और उसका जी मुख्य कारण है वो ट्रम्प साहब हैं। और जैसा कि आपने देखा कि वो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कहाँ करते हैं। सऊदी अरब के खिलाफ वो लगातार बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को भला-बुरा कहते रहे कि आप जो हैं वहाँ पैसे दे रहे हैं, वो पैसा टेररिस्ट को जा रहा है और अब अचानक से वहाँ पर जाके सऊदी अरब में आपने ऐलान कर दिया कि साहब ये है। और दूसरी बात ये कि वहाँ कतार से आपने एक $400 मिलियन का एक गिफ्ट भी ले लिया वहाँ से और बोला कि भाई आई विल ओनली से थैंक यू। तो ये उनका जो तरीका है, उसकी वजह से अमेरिका की साख जो है वो लगातार गिर रही है। सोवियत यूनियन के विघटन के बाद से 1989 में जो हुआ था, उसके बाद से लगातार ये हो रहा था कि एक यूनिपोलर वर्ल्ड खड़ा हो रहा था और उसमें सिर्फ अमेरिका था और बाकी मुल्कों का उसमें इतना ज़्यादा जो लीडरशिप थी वो थी नहीं। अब ये हुआ है कि अमेरिका को टक्कर देने के लिए नया मुल्क खड़ा हो गया है चीन। और इसलिए अमेरिका में अच्छा ये रिपोर्ट की जो आप बात कर रहे हैं मैंने वो पूरी पढ़ी। वो कोई 56-57 पेज की रिपोर्ट है और उसमें ये साफ-साफ लिखा हुआ है रिपोर्ट में कि अमेरिका की जो डेमोक्रेसी परसेप्शन इंडेक्स है, लंबी रिपोर्ट है, मैं उसका जल्दी से आपको वो चुनिंदा चीज़ें सुना देता हूँ। जी जी अ, जी वो 22% गिर गया है अमेरिका का अरे 2024 के मुकाबले। जी हाँ, 22% गिर गया है
और -5 पहुंच गया है। 2025 में ओह! अमेरिका का जो परसेप्शन है डेमोक्रेसी का, वो -5 पहुंच गया है, जो कि चीन का 14 है, जिसको हम बुरा मानते हैं, उससे भी कम है। तो बताइए। बाकी जो मुल्क हैं उनका 30-35 के आसपास होता है। ये आपने डेनमार्क वगैरह इन मुल्कों की बात की, जो नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं। अच्छी यहाँ पे सरकारें चल रही हैं, नॉर्वे है, डेनमार्क स्वीडन है, है, फिनलैंड है, डेनमार्क स्वीडन है। है। हाँ, यहाँ पर चल रही हैं। तो अब ये चीन समझ लीजिए 14 पर है, और अब अमेरिका का जो मुकाबला है डेमोक्रेसी में वो रूस से है। तो ओह! अमेरिका का -5 है, रूस का -9 है। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस स्तर पर अमेरिका, और ये बड़ी रिपोर्ट है, कोई 1,11,000 से ज़्यादा लोगों को इसमें, जो चुनिंदा चुने हुए लोग हैं, एकेडमिक्स हैं, पढ़ने-लिखने वाले लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, इन सब लोगों का सर्वे जो है वो किया गया है। अच्छा। और हाँ, और सबसे मज़े की बात इसमें ये है कि जो कुल मुल्क हैं दुनिया के, उसमें 76% मुल्कों में अमेरिका की साख घटी है। ओह! और भयंकर रूप से 76% से 45% पे आ गई है। समझ लीजिए आधी से भी कम वो पहुँच गई है। और वो और साथ ही आप ये कह सकते हैं कि कोई अब आधे से ज़्यादा जो मुल्क हैं, उसमें अमेरिका को ढंग से नहीं देखा जाता है। इस वजह से अमेरिका की जो डेमोक्रेसी का जो परसेप्शन है, वो लगातार गिर गया है, और इसका सबसे बड़ा कारण जो है, वो ट्रम्प साहब हैं। क्योंकि 85% लोग ट्रम्प साहब को जानते हैं। ये तो इसमें इससे पंकज जी, मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ। तो इससे आपको क्या लग रहा है, जो भू राजनीतिक परिदृश्य है उसमें कैसे बदलाव हो सकते हैं? क्योंकि अभी तक तो अमेरिका ही दुनिया का दरोगा था, अमेरिका ही दुनिया के झगड़ा करने, अभी तक हमारे भारत पाकिस्तान वाले मसले पर सारे ट्वीट उन्होंने ही कर दिए, और हमें हमारी सरकार के साख को भी उन्होंने एक जगह ठिकाने पे कह सकते हैं परेशान किया। तो इस ये जो आकलन आ रहा है, इससे ये नजर आ रहा है कि जो पश्चिम के उनके सहयोगी देश थे, पश्चिमी यूरोप के पर्टिकुलरली, उनमें भी उनकी साख घटी होगी। और अगर उनमें घटती है तो फिर इसके पूरा राजनीतिक क्या क्या फर्क आ सकते हैं? डब्ल्यूएचओ से बाहर हो गए, यूनेस्को से बाहर हो गए, आप कह रहे हैं मैं नेटो से बाहर हो जाऊँगा। तो जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ हैं, यूनाइटेड नेशंस को आप गाए-बगाए कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। जो जितनी भी इंटरनेशनल संस्थाएँ हैं, उनको आप तोड़ना चाहते हैं और उनको आप अपने हाथ में करना चाहते हैं। डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी ये होती है कि आप जो भी कदम उठाएँ पॉलिसी वाइज़, उसको आप जनतंत्र में, आप सरकार में हैं, लेकिन फिर भी आप जो आपके जो विपक्ष में लोग हैं, उनसे बातचीत करें। अब जिस प्रेसिडेंट ने पहले दिन 80 फरमान जारी किए हों, उनसे तो आपने कोई बात नहीं कही, सेनेट में नहीं गया, कांग्रेस में नहीं गया, आपने एक के बाद एक फरमान आपने जारी करना शुरू कर दिया। टैरिफ के बारे में आपने किसी से बात नहीं करी, पूरी दुनिया में हंगामा मचा हुआ है, समझ लीजिए। 1-2 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान दुनिया की इकोनॉमी को जो है वो आपके उससे हो गया है। तो जब आप इस तरह से तानाशाही किस्म से फरमान जारी करके सरकार चलाएँगे, तो ज़ाहिर है कि आपकी जो जनतांत्रिक साख है वो गिरेगी, और वही गिर रही है, और उनकी वो समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि वो एक लीडर होने के साथ-साथ एक बिज़नेसमैन, अभी मैं ब्रीफिंग देख रहा था कल व्हाइट हाउस की, जब वो सऊदी अरब में थे। तो उस ब्रीफिंग में 8 मिनट के दौरान में 6 बार जो ब्रीफिंग कर रहे थे स्पोक्स पर्सन व्हाइट हाउस के, उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प इज़ ए पीस मेकर एंड डील मेकर। तो अच्छा। जब आप एक राष्ट्रपति के बारे में ऐसे बात करने लगे कि ही इज़ अ पीस मेकर, ही इज़ अ डील मेकर, ही इज़ अ पीस मेकर, ही इज़, तो ऐसा लगता है कि ट्रम्प साहब जो हैं, वो एक सेकंड हैंड कार का जो डीलर होता है, उन्होंने अपने आप को ऐसा बना लिया है। ओह! हाँ, बिल्कुल, सेकंड हैंड कार डीलर की तरह वो आप बिहेव कर रहे हैं। कल तक आप कह रहे थे कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो बेकार चीज़ है, और इससे हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा अमेरिका की, और रियल अर्थव्यवस्था ये है। अब आपके अपने नाम पे, अपनी बीवी के नाम पर क्रिप्टो करेंसी चल रही है। तो इनके बेटे के नाम पे अभी एक मामला बेटे आया के, है, हाँ, वो जिसने क्रिप्टो इसलिए, करेंसी में बहुत बड़ा पैसा लिया है, और कहा जा रहा है कि वो एक ब्राइब है, या पता नहीं उसमें क्या अब डेवलपमेंट्स है। देखिए, लेकिन ये क्रिप्टो शिकायत आई है जी।
नहीं, आपने क्रिप्टो करेंसी पे अपनी पॉलिसी चेंज कर दी सत्ता में आने के बाद में। इसका एक सीधा-सा जो जो एक इसके तार जो इससे जुड़े हुए हैं कि आपको कहीं से पेमेंट्स लेने हैं, इसलिए आप क्रिप्टो करेंसी जो है वो अब ठीक हो गई है। क्योंकि सबसे ज़्यादा खुफिया जो तरीके से पेमेंट आप दे सकते हैं, वो क्रिप्टो करेंसी से दे सकते हैं। तो ये समस्या उसमें है और इसलिए आप देख सकते हैं कि अब लोग उन पे हँस भी नहीं रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में अगर आप देखिए कि कल तक जब ट्रम्प साहब का चुनाव चल रहा था, मैं आपके इस कार्यक्रम के लिए रिसर्च कर रहा था कि कल जी, तक हाल ये था कि हिंदुस्तान में जगह-जगह पर कई जगह मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कि लोग ट्रम्प साहब की तस्वीर लगा कर के हवन कर रहे थे। जी, जी, जी। और वीडियो डाल रहे थे। हाँ, और वीडियो उसके डाल रहे थे कि हम हवन कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं और अब उसी हिंदुस्तान में अब सरकार जो सत्ता में जो पार्टी है, वो ट्रम्प साहब को बोल रही है कि उन्होंने मखौल बना लिया है, कि ये मज़ाक है जो ये कर रहे हैं। 6 दिन में 6 बार आपने कहा कि हमने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की डील करवाई और इसलिए वो डील मेकर बोल रहे हैं अपने आप जी, को और जी। हमने जो है परमाणु युद्ध होने से बचवा दिया। तो ये मैंने इसीलिए वो सेकंड हैंड कार डीलर कहा कि वो अपनी गाड़ी बेचने के लिए कुछ भी कह सकता है कि साहब ये तो 300 किलोमीटर चलेगी, जी, कि जी। इसमें आपको 10 साल तक पेट्रोल डालने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो माइलेज है वो 20 किलोमीटर पर लीटर है। तो एक सेकंड हैंड कार डीलर जिस तरह करता है, उसी तरह से वो बिहेव कर रहे हैं कि मैंने ये बेच दिया, मैंने वो बेच दिया और हिंदुस्तान के साथ में तो उनका विशेष ये है कि मैंने थोड़ा-सा इसके ऊपर रिसर्च की कि फरवरी में जिस महीने अगले महीने जनवरी में उनका सत्ता में आना हुआ है, फरवरी में 14 फरवरी को वैलेंटाइन्स डे के दिन जी। उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री से मुलाकात की और अनाउंस कर दिया बिना किसी बातचीत के कि हम हिंदुस्तान को F-35 बेचने जा रहे हैं। जी। ये आप बिल्कुल लोगों को दिमाग से उतर जाता है। इतनी बात वो बोलते हैं कि लोग भूल जाते हैं। उन्होंने जी, बोला जी। हम F-35 हमारा एग्रीमेंट हो गया है, ये सब हो गया और इंडिया इज़ गोइंग टू बाय F-35 फ्रॉम अस एंड ऑल दैट काइंड ऑफ अ थिंग। अब 22 अप्रैल को आप ये देखिए, जब हिंदुस्तान पे हमला हो रहा है, पहलगाम हो रहा है, 22 अप्रैल को जो उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वेंस, उन्होंने एक बार फिर कहा कि डील जो है वो हमारी हिंदुस्तान से हो रही है F-35 पे। अब आगे देखिए आपको, आगे ये होता है कि हिंदुस्तान जो है वो रफ़ाले का इस्तेमाल कर रहा है। उसमें कुछ रफ़ाले गिर जाते हैं या अभी तक पक्का नहीं है, हिंदुस्तान ने माना नहीं है, वो गिरे हैं। लेकिन सब जगह ये जायज़ है कि हमारे कुछ विमान जो हैं रफ़ाले जो है रफ़ाल्स ये नष्ट हुए हैं। सिर्फ़ यही खबर जब आप वहाँ पर थे अमेरिका में, तो आपने देखा होगा सिर्फ़ यही खबर चली कि बिल्कुल, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये वहाँ जाके हमें बड़ा अनुभव हुआ कि हम भारत में जो कुछ समझते सोचते थे, जितना प्रचार था कि सचमुच में भारत की भूमिका में कोई बहुत बुनियादी बदलाव आ गया है। लेकिन वहाँ हम जिस शहर में थे और वहाँ के लीडिंग अखबार को देख रहे थे सुबह, तो हम खबर में ही नहीं होते थे। खबरें तब शुरू हुई जब रफ़ाल का ज़िक्र आना शुरू हुआ, तो वॉशिंगटन पोस्ट हुआ, न्यूयॉर्क टाइम्स हुआ, राइटर हुआ, और जितने भी सबने इसी का एक चर्चा शुरू किया कि रफाल गिर गया, रफाल गिर गया। हो सकता है कि उसमें आर्म्स डीलर्स का इंटरेस्ट भी हो, क्योंकि नहीं इन उसमें देशों आर्म्स से डीलर छोड़िए, असली डील जी, मेकर तो वो है ना। तो जी, मैंने जी। आपको बैकग्राउंड इसलिए दिया कि वो जो F-35 थे, उनको पुश कर रहे थे हिंदुस्तान खरीद ले। ओह! ये आप अच्छा डिस्क्लोज़ कर रहे हैं कि नहीं, इन खबरों की धारा के पीछे ऐसा हो सकता है कि F-35 भारत के आप गले में पहनाने की पूरी योजना हो। हमारे जो स्ट्रैटेजिक मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, कई रिटायर्ड उसमें एयर चीफ मार्शल वगैरह हैं, उन्होंने ये कहा है ऑन रिकॉर्ड है कि भई ये हमारी ज़रूरत के माफ़िक नहीं है, ठीक है। F-35 लेकिन आप नहीं, तभी भी नहीं, पुश कर हाँ, खुद 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 ट्रम्प प्रशासन के लोग इसके पहले और शायद ट्रम्प ही या कोई और कह चुका है कि ये कूड़ा है। नहीं वो उनके साथी जो हैं वो उन्होंने कहा, माफ़ कीजिए ज़रा फ़ोन आ गया, हाँ, मैं हाँ, इसको ऑफ उनके किसी साथी ने, किसी ज़िम्मेदार उनके सहयोगी ने ये कहा था। अरे इन्होंने कहा था, एक्स के मालिक ने कहा था। जी, बिल्कुल। एक्स के तो मालिक ने कहा था, जो उनके आजकल सबसे बड़े सहयोगी कुछ दिनों तक रहे, इलॉन इधर फिर मस्क ने ढीला। कहा है कि आप एलन मस्क ने कहा था कि यस ये कूड़ा है। जी, ये बनने बंद हो जाने चाहिए। जी। लेकिन आपका वाइस प्रेसिडेंट है वो उस अभी भी आपको बेचना चाहता है।
जी, तो जी, जी। इस तरह की जब आप पॉलिसी करते हैं, जब आप एक कूड़े को दूसरे मुल्क को बेच रहे हैं, वो खरीद नहीं रहा है, और जब उनका अपना जहाज़ गिर जाता है, उसको लेके आपने मीडिया का वो वहाँ पे बना रखा है, और उसको जी, खत्म करने के लिए हिंदुस्तान अब तमाम अपने जो सांसद हैं, उनको दुनिया के अलग-अलग जगह भेज रहा है। तो जी, ये इसलिए ट्रम्प साहब की जो सिचुएशन है, ये उसमें ये खराब हुई है। तो जी, ये जो, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जिस तरह से अमेरिका का जो कैपिटलिज़्म है, जिससे अमेरिका महान बना, वो इसलिए बना कि वहाँ पर दुनिया भर के लोग जो जिनमें एंटरप्रेन्योरशिप थी, जिनमें आगे बढ़ने के लिए एक इच्छा थी, एक चाह थी, वो दुनिया भर से वहाँ पहुँचे। इलॉन जी, मस्क खुद जो हैं, उनके पिताश्री, वो वहाँ के नहीं हैं, वो बाहर से आए जी, हैं। जी, आप अगर सिलिकॉन वैली चले जाएँ, तो वहाँ पर 80% जो आपके, चाहे वो ज़करबर्ग हों और चाहे वो बाकी जितने भी लोग हैं, आपके उबर के जो हेड हैं, वो ईरानियन डिसिडेंट हैं, ईरानियन डिसिडेंट कह रहा हूँ, ईरानियन उनका घ घर है, उनके वो वंशज हैं। ज़्यादातर लोग अमेरिका में जो हैं, वो बाहर से आए हैं, उन्होंने अमेरिका को बनाया है। जी। अब आप अचानक से ये कहने लगे कि भाई ये फ्री मार्केट ठीक नहीं है। ट्रम्प साहब, रोनाल्ड रेगन की जो पॉलिसीज़ थी कि आप बिज़नेस को खुला छोड़ दीजिए, और जो मेहनती लोग हैं, उनको आप सहायता कीजिए, वो आप अपने आप आपका मुल्क बना देंगे, जो कि अमेरिका में हुआ। 80 के दशक के बाद अमेरिका का जो उत्थान हुआ है, वो इसी पर हुआ है। और उसके बाद में जो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो पूरी की पूरी है, चाहे आपका एप्पल हो, चाहे आपका फेसबुक हो, उबर हो, ये टेस्ला हो, ये आपने लोगों को छोड़ दिया और उसमें बढ़ने लगा। अब आप क्या करना चाह रहे हैं कि अब वहाँ पर एक आप सोवियत कंट्रोल टाइप इकोनॉमी लाना चाहते हैं। कंट्रोल आप संसद से तो कर नहीं सकते। तो उस कंट्रोल को आप अपने फरमान से, जो एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर जिसे बोलते हैं, उनसे कर रहे हैं। तो आप रेगुलेशंस लेके आ रहे हैं। टैरिफ का क्या मतलब है? रोनाल्ड रेगन जैसे जो लोग और पुराने जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, वो तो कहते हैं कि टैरिफ-वैरिफ की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुला मार्केट को छोड़ दीजिए, जिसकी चीज़ अच्छी होगी जनता खरीदेगी। ठीक। तो उससे आपने इतना बड़ा मुल्क बनाया है, अब आप उसको अपने काबू ए, में करना। पंकज, एक सवाल इसी में आपके बात से मेरे दिमाग में उभरा। इसकी वजह कहीं ऐसी तो नहीं है कि चाइना ने उत्पादन के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जिस तरह से असाधारण विकास अपने को असाधारण तौर पर विकसित किया, और हायर टेक्नोलॉजी में भी उसका प्रवेश हो गया, तो ये डर तो नहीं है? क्योंकि अगर आज मार्केट खोल दी जाए, तो दुनिया ये कह रही है कि बीवाईडी जो है एलन मस्क की टेस्ला को पछाड़ सकता है। उसके पछाड़ प्रोडक्ट सकती में है। एलन मस्क के प्रोडक्ट से ज्यादा बेहतर चीजें हैं, और देखिए, हाई एंड टेक्नोलॉजी के जो बहुत सारे नए क्षेत्र हैं, उन सब में चीन के उत्पाद जो है बहुत बड़ी चुनौती बन रहे हैं। अभी हाल में तो अब रक्षा के क्षेत्र में भी ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान विवाद के बाद एक चर्चा चीन के उत्पादों की होने लगी है। कहीं ये बात तो नहीं? जी, अब तक वो ये सोचते थे अमेरिकन लोग कि हम कम पैसे में जो कम मज़दूरी देनी पड़ती है चीन में, उससे हम अपना जो है ये चला लेंगे कि वहाँ पर माल बिकेगा, यहाँ पर बिक जाएगा। वहां ₹17 पर 17 $17 का आपका जो आईफ़ोन है, $17 जिसकी कीमत चीन में पड़ती है, उसको आप $1000 डॉलर में बेच रहे हैं अमेरिका में, और पैसा जो है आपकी जेब में जा रहा है, बेसिकली। तो ये मॉडल जो था, वो ध्वस्त हो गया। वो इसलिए ध्वस्त हो गया कि आपको लगा कि चीन तो लो लो टेक है, और ये बना के हमको दे देगा, सब हो जाएगा ठीक-ठाक। अब हुआ क्या है कि आपने बीवाईडी की बात की, जो कि सिर्फ़ एक कार है। जो सबसे कटिंग एज टेक्नोलॉजी इस समय है, एआई, उसमें लोगों का ये कहना है कि सैम अल्टमैन साहब का जो ओपन एआई है, उससे कहीं ज़्यादा डीप सीक है, जो कि चीन ने बना कर के उसे खुला छोड़ दिया है, फ्री कर दिया है। तो अब ये है कि आपने बिलियंस डॉलर लगाए उसमें, अरबों डॉलर आपने लगाए, आपने एक टेक्नोलॉजी जो बनाई, वो दूसरे बंदे ने उससे बेहतर टेक्नोलॉजी बना के उसे फ्री कर दिया। तो आपकी तो दुकान बंद हो गई, और हो जाएगी। अब इनको लग रहा है, डिफेंस के मामले में जैसा आप कह रहे हैं, आप अमेरिका में थे तो रफाल की बात हो रही थी, लेकिन बाकी जो स्ट्रेटेजिक पेपर्स चल रहे हैं इस समय,
और जितने भी स्ट्रेटेजिक संस्थान हैं बड़े-बड़े यूरोप के और एशिया के, उनमें सिर्फ यही है कि चीन की का जो जहाज़ है, फाइटर जेट जो हैं और चीन की जो मिसाइल्स हैं, वो इस समय वेस्टर्न लेवल पे आ गई। तो उससे आपका चाहे फ्रेंच हो, रफाल हो, एयरबस हो, ये सब चीज़ें हो। और सुनिए, चीन अब अगला काम बड़ा करना जा रहा है कि 2 बड़ी जो कंपनी हैं एविएशन की, बोइंग और एयरबस, एयरबस, 2। हाँ, एयरबस। उनको वो टक्कर देने जा रहा है क्योंकि उसने अपना हवाई जहाज़ बना लिया है। तो अब उनको ये सिविल साफ, एविएशन में वो उतर आया है, अब तो चीन में बहुत सारी एयरलाइंस उसके अपने जहाजों से चल रही हैं। भाई आप उनकी ट्रेन्स देख लीजिए। उनकी ट्रेन जो है और जापानीज़ जो बुलेट ट्रेन है, उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बल्कि चीन की तो नहीं, जो नहीं, है नहीं, नहीं, उनकी उनकी ट्रेन की स्पीड नंबर जो जापानीज़ है, से ज़्यादा है। जी। हाँ, उनका जो और नंबर जो स्केल जो है, मतलब मैं खुद चीन वहाँ गया हूँ, शंघाई ट्रेन स्टेशन पे, वहाँ पर एक साथ आप समझ सकते हैं उनके पास में इतनी वो है काबिलियत कि एक साथ 20 ट्रेन आपकी बुलेट ट्रेन आके रुक सकती है और जा सकती है, एक साथ। तो वो जो है उससे पूरा का पूरा ये हिले हुए हैं और इसलिए नहीं, जब भी भूख लग जाए, एक सवाल पूछ लूँ, क्योंकि आप पश्चिम में बहुत लंबे समय तक रहे हैं खुद ही, और पत्रकारिता ही आपने की है। जो पश्चिम के साथ अमेरिका के रिश्तों की प्रगाढ़ता रही है दशकों तक, बल्कि सेंचुरी कह ली जाए, और अभी भी वो नज़र आती है। दोनों डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ भी है। तो क्या इनके रिश्तों में भी अब आपको लगता है कि उलटफेर हो सकते हैं, जैसे भू राजनीतिक परिदृश्य में ओवरऑल हो रहे हैं, क्या हुँ, इनके रिश्तों में भी उलटफेर होंगे? जी, आप उसका कारण है यूक्रेन। यूक्रेन में जब से रूस ने बमबारी शुरू की है, तो पश्चिमी जो यूरोप के देश थे, उनका ये उनका ये विश्वास था कि अमेरिका हमारे साथ में आएगा क्योंकि सुपर पावर है, उसके पास में स्ट्रैटेजिक आर्म्स हैं, ये सब है, वो आएगा और ये युद्ध को बंद करवा देगा। अमेरिका ने ऐसा कुछ नहीं किया और पैसे देना आपने शुरू किया, पैसे बड़ी बात नहीं होती, $500 बिलियन आपने इसको दे दिए। ज़ेलेंस्की को बुला के, जिस तरह से ज़ेलेंस्की को बुला के इन्होंने उसके मतलब मुझे शर्म आती है शब्द इस्तेमाल करने में कि उसे नीचा दिखाने की कोशिश की व्हाइट हाउस में, उससे यूरोप के साथ में इनका जो एक नाता था, वो टूटने लगा है। और इसीलिए अब ये कि हम यूके से डील कर लेंगे, हम यूरोपियन यूनियन से तो आप कर नहीं सकते। तो यूके से आपने अलग डील कर ली। तो वो मैं बता रहा हूँ, उनका जो कैरेक्टर है, वो जो सेकंड हैंड कार डीलर वाला, वो कैरेक्टर है, वो सामने आ रहा है कि हम भाई इससे पैसा दे दो, उसको ये कर दो, उसको ये दिखा दो। सऊदी अरब चला जाता हूँ, मैं सऊदी अरब का डर दिखा देता हूँ सबको कि मैं यहाँ मिडल ईस्ट चला जाऊँगा, मैं मिडल ईस्ट में बिज़नेस करने लगूँगा। अब चीज़ें अनाउंस की गई हैं, सारी कुछ है। दुनिया जो है वो इस समय आप किसी भी बड़े नेता का भाषण वगैरह सुन लीजिए, वो सिर्फ़ ये चाहते हैं कि ये बला कटे 4 साल में और हम अपना काम वापस करें। पूरी दुनिया इस समय साँस रोक करके ये इंतज़ार कर रही है कि कैसे इन ट्रम्प साहब महोदय के 4 साल व्हाइट हाउस में कटें। और जिस तरह से ये आए हैं, उसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि जिस तरह से इन्होंने एक डिविसिव स्लोगन्स का इस्तेमाल करके, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके जिस तरह से ये आए हैं और ये काबिज़ हुए हैं वहाँ पर सत्ता में, वो सबको मालूम है। लेकिन सत्य उसके पीछे ये है, सत्य हिंदी आपका नाम है चैनल का, सत्य उसके पीछे ये है कि अमेरिका की जो एक कोतवाल टाइप इमेज थी, वो खत्म हो गई। और वही सोशल मीडिया जिसका इस्तेमाल इन्होंने किया सत्ता में आने के लिए, वही इनको मार रहा है। मैं आपको जल्दी से आंकड़ा पढ़ देता हूँ, इसी रिपोर्ट का है ये, हाँ, डेमोक्रेसी प्लीज़, परसेप्शन। प्लीज़। हाँ, हाँ, डेमोक्रेसी ज़रूर। परसेप्शन रिपोर्ट का आंकड़ा है कि ग्लोबली मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल लीडर इज़ डोनाल्ड ट्रम्प। 85% लोग जो हैं वो उनको जानते हैं। उसके बाद में व्लादिमीर पुतिन का नाम आता है, 81%, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, 81%। उसके बाद में शी जिनपिंग का नाम आता है, 63%। और उसके बाद में नरेंद्र मोदी का नाम आता है, 35%।
तो ये जो सोशल मीडिया से आपने जिस तरह से अपनी जो एक साख बनाई है, अपना ब्रांड बनाया है, वही सोशल मीडिया अब आपके ब्रांड को खत्म कर रहा है कि वही 82% लोग कहते हैं कि ये नेगेटिव है। ट्रंप की जो नेट नेगेटिव जो है, वो पुतिन और शी जिनपिंग से ज़्यादा है। अच्छा, हाँ, इनकी जो नेट नेगेटिव परसेप्शन इस समय ट्रंप का है, वो 82% है। पुतिन का मतलब 61% पंकज बता रहे हैं कि जो नकारात्मक परसेप्शन होता है, यानी आलोचनात्मक जिसे कहिए, वो इनका दूसरे नेताओं से बहुत ज्यादा है। जी। जी हाँ, 82% इनका है और 61% पुतिन का है और 44% जो है वो शी जिनपिंग का है। तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया में अब आप सबसे बड़े एक हीरो होने के बजाय अमेरिकन प्रेसिडेंट एक हीरो हुआ करता था। बराक ओबामा दे यूज्ड टू से ही इज लाइक ए सुपरस्टार, कि वो रॉक स्टार की तरह हैं। और मैंने देखा हुआ है बराक ओबामा को जब भी वो बड़ी-बड़ी मीटिंग्स में उनसे मिलते थे G20 में यहाँ पर, कि जो बाकी देशों के जो वहाँ पर प्रमुख हुआ करते थे, उनके पूरे एंटूराज हुआ करते थे। बराक ओबामा जैसे ही आते हैं सब बिल्डिंग में, सब लोग खड़े होकर के वो देखते हैं कि भाई ये है क्या? तो जैसे एक एल्विस प्रेस्ले हुआ करते थे एक ज़माने में या आज के ज़माने में, तो वो उस तरह से है। तो वो एक सुपरस्टार का आपने एक सुपर विलेन खड़ा कर दिया है अमेरिका ने दुनिया के आगे। और इसलिए अमेरिका की जो साख है वो गिर रही है और उसके सबसे बड़े, सबसे ज़्यादा श्रेय उसका ट्रंप को जाता है। क्योंकि इस जिस तरह रिपोर्ट से इस रिपोर्ट की और जो महत्वपूर्ण प्रस्तावनाएं हो, जरा दर्शकों को बता दें। एक तो आंकड़ा आपने बता ही दिया, रेटिंग्स के बारे में, जी नकारात्मक हाँ, कितनी है, रेटिंग्स लोकप्रियता में कितनी है। हिंदुस्तान के बारे में भी सुन लीजिए। हिंदुस्तान जरूर। की जो रेटिंग है वो 3.14 है और चीन की रेटिंग 3.1 है। अच्छा। तो चीन हमारी रेटिंग के आसपास पहुंच गया है। आई मीन ओ, डेमोक्रेसी परसेप्शन इंडेक्स में हमारी रेटिंग भी कम हो रही है। मतलब हम डेमोक्रेटिक देश होते हुए डेमोक्रेटिक जी, परसेप्शन में चीन जैसे ऑटोक्रेटिक देश के बराबर पहुंचे हुए, ये है तो इसका आप नतीजा। बिल्कुल, हमारी 3.14 है, चीन की 3.1 है। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया वगैरह हैं। तो इससे एक काम ये हुआ, हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेटिक परसेप्शन है वो कम होने का हुआ कि आपका ये जो आर्गुमेंट पहले हुआ करता था कि चीन जो है चूँकि वो डेमोक्रेटिक नहीं है इसलिए इतनी तरक्की कर पा रहा है, आप उसी लेवल पे हैं। तो तो आप हाँ, तो आप ये नहीं कह सकते कि हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास में वन पार्टी रूल नहीं है। हम्म, क्योंकि अब हिंदुस्तान में एक तरह से वन पार्टी रूल ही है। अच्छा। पिछले 10 साल से तीसरा चुनाव भी जीत दिया है, तो एक वन पार्टी रूल का आपका वो हो गया है। अगला जी चुनाव जी। भी मुझे लगता है कि वो सारा इसी के ऊपर लड़ा जाएगा कि हमने पाकिस्तान के जो है वो छक्के छुड़ा दिए। इसके ऊपर लगता है कि अगला चुनाव भी लड़ा पाकिस्तान सेंट्रिक और मुसलमान सेंट्रिक जो हमारी पॉलिटिक्स है, उन पे ऐसे नतीजे आते रह सकते हैं अभी। जी जी। हाँ, और अब सुनिए, पहली बार हिंदुस्तान ये कर रहा है कि अलग-अलग देशों को अपनी टीम भेज रहा है, सांसदों की, कि भई वहाँ जाके हमारा परसेप्शन ठीक कीजिए। ठीक। अब मुझे बताइए प्रधानमंत्री जी 88 विदेश दौरे कर चुके हैं अब तक, जिसमें से 73 देश वो जा चुके हैं। बाप उन रे बाप। 73 में से 7 देश ऐसे नहीं थे जो कि हिंदुस्तान के साथ खड़े हों, जब हमने वहाँ बम चलाए और हमने बोला कि हम टेररिस्ट जो ठिकाने हैं ये खत्म कर रहे हैं। सिर्फ 2-3 देश जो हैं, वो हमारे साथ आए हैं, जिनमें एक अफ़गानिस्तान है, आप समझ सकते हैं कि हमारे साथ कौन है? अफ़गानिस्तान हमारे साथ खड़ा है, इज़राइल हमारे साथ खड़ा है, जो कि दुनिया में एक बहुत इसे जिसे कहते हैं कि गज़ा के बाद में उससे बड़ा विलेन जो है वो नहीं है। जी जी जी। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय हमको दोस्ती कर तो आपके ये सारे जो 80 जो आपने 88 जो आपने विदेशी दौरे किए हैं, ये तो खत्म हो गए। अब आपको शशि थरूर को, रविशंकर प्रसाद को, सुप्रिया सुले को भेजना पड़ रहा है कि भाई हमारी जो छवि है उसको आप अच्छा करें बाहर जाके। तो जी। इससे हमारा भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और उसमें एक बड़ी बात ये भी है कि हमारी जो जिसे हम क्लोज़नेस बोलते हैं कि हमारी बड़ी नज़दीकी है ट्रम्प साहब से,
जी। हाँ, माय फ्रेंड, प्रधानमंत्री उनको फ्रेंड बताते हैं, मुल्क में उनके लिए यज्ञ होते हैं, उसका असर भी हमारे उस पे पड़ा है। ओह! इस एसोसिएशन का भी असर जी, हमारे बारे में जो परसेप्शन दुनिया में है पड़ रहा है। उस पे पड़ रहा है। और जब हम अफ़गानिस्तान और इज़राइल के साथ नज़र आएँगे तो उसकी जो स्थिति होगी वो समझी जा सकती है, कहने की क्या बात। वो रामायण में कहा गया है ना कि मान समुद्र को घट गयो, रावण रहा पड़ोस। हाँ, मतलब रावण बसे पड़ोस। हाँ, रावण मतलब रावण फंसे रावण पड़ोस। रावण की एसोसिएशन में नज़र आया तो उसका मान गिर गया। ये है। जी, हमारा भी यही हाल है कि ट्रम्प की हम एसोसिएशन में आ रहे हैं, तो हमारा भी जो मान है, वो दुनिया में इस समय गिर रहा है। और जो डेमोक्रेसी परसेप्शन इंडेक्स है, उसमें हिंदुस्तान इस समय चीन के साथ खड़ा हुआ है, जहाँ पर डेमोक्रेसी है ही नहीं। वो खुद कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी नहीं है। जी, तो जी। इसलिए ये जो रिपोर्ट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं हो पाई हमारे यहाँ पर, लगता है, क्योंकि ये युद्ध के लिए सब इधर-उधर हाँ, चल रहा है। हमारे अभी देश में वातावरण दूसरी तरह का है। वातावरण जो है वो, हाँ, वो बम पटाखे दिखा रहे हैं अभी भी इस तरह से। जी, वो जो जी। मैंने देखा कि इज़राइल ने जो हमले किए थे, या इज़राइल पर जो हमले हुए थे, वो कुछ तो चैनल, देश का सबसे बड़ा चैनल जो है दूरदर्शन, वो ही दिखा रहा है। हाँ, हिंदुस्तान का वो वीडियो वो पकड़ा गया, वो वीडियो इज़राइल का था, वो दिखा दिया एक जी, ऐसे पत्रकार ने जिसको 15 करोड़ ये देश देने जा रहा है। हाँ। बताइए क्या शर्मनाक है, वो 15 करोड़ वाला पत्रकार नकली और पुराने वीडियो दिखा के आज के भारत पे चेप रहा है। तो ये कमाल है, देश कमाल की है। मानसिक अवस्था जो है इस समय ठीक नहीं है। माफ़ कीजिए, मैं हँस के बात कह रहा हूँ, क्योंकि गालिब का शेर है कि आगे आती थी, हाले दिल पर हँसी अब किसी बात पर नहीं आती। और इसी इसी बात पे, इसी आपके शेर पे, इसी पे कार्यक्रम रोकते हैं। आपने जी, 30 मिनट कहा था, मैंने 32 मिनट आपसे ले लिए। जी। मित्रों, अब इनको फिर पकड़ेंगे, पंकज जी को छोड़ेंगे नहीं हम लोग। आज हाँ, इस पे बात मेरा की है और फिर अभी मेरा काम चल रहा है। हम कई लोगों ने कहा था यूपीआई पे बात करेंगे, एक दिन यूपीआई पे जी, बात करेंगे, आपको और बताएँगे बस कि देखिए यूपीआई वो पंकज जी खुद हिंदुस्तान ही में वादा कर दे रहे हैं कि यूपीआई पर अगली बात हमारी उनकी होगी और आपके यूपीआई सामने प्रस्तुत करेंगे। हिंदुस्तान में लागू होने का सबसे बड़ा फ़ायदा किस कंपनी को मिला है, ये बताएँगे। ज़रूर, ठीक है? ज़रूर। बहुत-बहुत चलिए, शुक्रिया। थैंक यू पंकज। धन्यवाद आपका। नमस्कार।